सोचिए, एक मिडिल क्लास घर से आते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग करना चाहते थे तो यूट्यूब शुरू किया। वीडियो बनाए, लोगों ने पसंद किया, व्यूज आने लगे और धीरे धीरे कुछ कमाई भी शुरू हो गई। अब आप परिवार का खर्च भी थोड़ा बहुत उठाने लगे। लेकिन तभी सरकार बोलती है, अब टैक्स दो। और सिर्फ टैक्स नहीं, एनटीएन नंबर लो, हर महीने रिटर्न भरो, बैंक अकाउंट से लिंक कराओ, वकील रखो। मतलब एक डिजिटल क्रिएटर को भी वही झंझट दिए जा रहे हैं जो एक बड़े उद्योगपति को होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे टैक्स तो हर देश में देना पड़ता है, इसमें क्या नया है? बिल्कुल सही, भारत में भी देना पड़ता है। लेकिन फर्क यह है कि भारत में सिस्टम समझने लायक है, पारदर्शी है, डिजिटल है। पाकिस्तान में तो मामला ही उल्टा है। अब जरा असली दिक्कत समझिए। पाकिस्तान की सरकार ने जो नया डिजिटल टैक्स फ्रेमवर्क लागू किया है, उसके तहत यूट्यूब, टिकटॉक, फ्रीलांसिंग, इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप, हर डिजिटल कमाई को टैक्स नेट में लाया जा रहा है, और वो भी ऐसे सिस्टम के जरिए जिसे कोई ठीक से समझता ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, एक फ्रीलांसर है जो फाइवर और यूट्यूब से 15,000 रुपए, 20,000 रुपए महीना कमा रहा है। अब उस पर 15% टैक्स, ऊपर से रिटर्न फाइलिंग, वकील की फीस, बैंक से ट्रैकिंग, मतलब उसकी आधी कमाई सरकारी सिस्टम खा जाता है। तो सवाल उठता है, क्या सरकार वाकई रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, या फिर यह सब सिर्फ एक बहाना है डिजिटल क्रिएटर्स को कंट्रोल करने का? मान लीजिए किसी यूट्यूबर ने सरकार की नीतियों पर एक आलोचनात्मक वीडियो बना दिया, क्या होगा? उस पर टैक्स छुपाने का आरोप लग सकता है, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, उसे नोटिस भेजा जा सकता है। यानी अब सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब सिर्फ गाली खाना नहीं, बल्कि इनकम भी बंद हो जाना है। असल में ये सिर्फ टैक्स नहीं है, ये एक टूल है जिससे सरकार डिजिटल आजादी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। भारत में भी लोग सरकार की आलोचना करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा डर नहीं होता क्योंकि सिस्टम कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल है। लेकिन पाकिस्तान में आज कुछ और नियम, कल कुछ और हर बार नुकसान सिर्फ उसी को जो आवाज उठाता है। और इसी वजह से आज पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, कमाना है या चुप रहना है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 में, जहां बात होगी इस पूरे टैक्स सिस्टम के पीछे की वजह की, यानी पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था और आईएमएफ का दबाव। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तानी सरकार अचानक डिजिटल टैक्स जैसे कदम क्यों उठा रही है? क्या सच में उन्हें यूट्यूबर्स से इतनी जलन है? नहीं, असल बात बहुत बड़ी और बहुत गहरी है, और इस पूरी कहानी की जड़ में बैठा है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पाकिस्तान एक गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। डॉलर के लिए इतनी तंगी है कि मोबाइल फोन तक इंपोर्ट करने पर रोक लग चुकी है। अब जब देश कंगाल हो और खर्चा लगातार बढ़ रहा हो तो सरकार को पैसा चाहिए, और जब अंदर से पैसा नहीं आ रहा हो तो बाहर से कर्ज लेना पड़ता है, आईएमएफ जैसे संस्थानों से। लेकिन आईएमएफ एक शर्तों वाला महाजन होता है। वो कर्ज देता है, मगर बदले में पूरे देश का आर्थिक मॉडल बदलने को कहता है। आईएमएफ की शर्तें क्या हैं? टैक्स बेस बढ़ाओ, सब्सिडी कम करो, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करो और हर आय का स्रोत टैक्स नेट में लाओ। यानी अब यूट्यूबर्स हों, उबर ड्राइवर हों या छोटे फ्रीलांसर्स, सबको टैक्स दो। आईएमएफ की नजर में टैक्स का मतलब रेवेन्यू, और रेवेन्यू का मतलब कर्ज चुकाने की गारंटी। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने अब अपना ध्यान सबसे आसान शिकार पर लगाया है, डिजिटल इकोनॉमी। अब जरा इस फैसले की टाइमिंग देखिए। जैसे ही आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की बातचीत होती है, पाकिस्तान में फ्यूल महंगा हो जाता है, बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, और अब डिजिटल टैक्स लागू कर दिया जाता है। कोइंसिडेंस? नहीं, ये पूरा प्लान है। और इस प्लान का सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? उस व्यक्ति को जो मेहनत करके अपने दम पर, बिना सरकारी नौकरी, बिना कोटा, सिर्फ इंटरनेट से एक ईमानदार आमदनी कमा रहा था। आज पाकिस्तान में लगभग 5 लाख से ज्यादा डिजिटल वर्कर्स हैं, यूट्यूबर्स, फाइवर फ्रीलांसर्स, टिकटॉक क्रिएटर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। इनमें से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। अब उन पर टैक्स लगाना मतलब सीधा उन्हीं पर भार डालना जिनके पास पहले से कम संसाधन है। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कर्ज देने वाली संस्था नहीं है, ये आपकी सरकार की आर्थिक नीति तय करने लगती है। मतलब पाकिस्तान अब सिर्फ अपना बजट इस्लामाबाद में नहीं बनाता, बल्कि आईएमएफ के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन से अप्रूवल लेता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि डिजिटल टैक्स सिर्फ एक नया नियम है, तो नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में और भी कई सेक्टरों पर टैक्स लगाए जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ का मकसद सिर्फ कर्ज देना नहीं, बल्कि आपको उसकी शर्तों से बांधना भी है। अब सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान में टैक्स लग रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब आईएमएफ के इशारों पर नाच रहा है? और इसी सवाल से जुड़ता है हमारा अगला चैप्टर,
जहां हम बताएंगे कि डिजिटल टैक्स के नाम पर सरकार कैसे ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने में लगी है। हम सबने सुना है, टैक्स सबको देना चाहिए, देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब यही टैक्स सिर्फ चुनिंदा लोगों पर, चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स पर और चुनिंदा मुद्दों को उठाने वालों पर लगाया जाने लगे, तो फिर यह टैक्स नहीं, एक हथियार बन जाता है। एक ऐसा हथियार जो सरकार को नापसंद आने वाली आवाजों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक उदाहरण समझिए। पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, IMF की डील पर, आर्मी के फैसलों पर या नागरिक आजादी पर बोलते हैं। इन्हीं में से कई पर अचानक FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नोटिस आने लगते हैं। बैंक स्टेटमेंट भेजो, इनकम डिक्लेयर करो, NTN नंबर लो, रिटर्न फाइल करो, और अगर गलती से आपने कुछ मिस कर दिया तो जुर्माना, अकाउंट सीज, चैनल डिमोनेटाइज, यानी टेक्निकल भाषा में सेंसरशिप। कानून का सहारा लेकर बोलने वालों को चुप कराया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ टैक्स है या फिर यह एक राजनीतिक रणनीति है? जब आप एक पत्रकार को जेल में नहीं डाल सकते तो उसके पैसे का जरिया बंद कर दो। जब आप किसी यूट्यूबर को सीधा नहीं रोक सकते तो उसे इतना उलझा दो कि वो खुद रुक जाए। और यही हो रहा है पाकिस्तान में। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। इनमें से ज्यादातर वो थे जो सरकार की आलोचना करते थे। इनमें कुछ ने तो चैनल ही बंद कर दिए, कुछ ने देश ही छोड़ दिया। और याद रखिए, ये सब कुछ कानून के दायरे में किया गया। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई बोलता है, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो सिर्फ नियम लागू किए हैं। पर सच ये है कि नियम कब जुल्म बन जाते हैं, ये समझने में देर नहीं लगती। और इसी सेंसरशिप का असर सिर्फ क्रिएटर्स पर नहीं पड़ता, बल्कि उन लाखों लोगों पर भी पड़ता है जो सच सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब हर आवाज डर के मारे बंद हो जाती है तो फिर रह जाता है सिर्फ एक नैरेटिव, वो जो सरकार चाहती है कि आप सुने। तो अब समझिए, डिजिटल टैक्स सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं है, यह है तुम कमाओ हम काटें और चुप रहो। आज पाकिस्तान में सवाल उठाना टैक्सेबल हो गया है और जवाब मांगना देशद्रोह। तो अब बात सिर्फ यूट्यूब चैनल की नहीं है, अब बात इस सवाल की है, क्या डिजिटल स्पेस अब भी आजाद है या वो भी एक जेल बन चुका है जहां टैक्स की दीवारें हैं और डर की छत? और इसी से जुड़ा है हमारा अगला चैप्टर, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये डिजिटल टैक्स पाकिस्तानी युवाओं की उम्मीदें, करियर और भविष्य को बर्बाद कर रहा है। साल 2017 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान में एक डिजिटल एक्सप्लोजन हुआ। लाखों नौजवानों ने यूट्यूब, फाइवर, टिकटॉक, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाए। लोग एडिटिंग सीखे, कैमरा उठाया, कंटेंट बनाया, और पहली बार उन्हें लगा कि बिना वीजा, बिना नौकरी, बिना कोटा, सिर्फ टैलेंट से भी कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब पर चैनल्स बनने लगे, सड़क किनारे चाय वाले से लेकर विलेज व्लॉगर्स तक वायरल हुए। और पहली बार पाकिस्तान की युवा आबादी ने सोचा, हमें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं से कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज वही लोग, वही क्रिएटर्स वीडियो बनाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अब यूट्यूब चैनल का मतलब है हर महीने रिटर्न फाइल करना, NTN नंबर लेना, इनकम डिक्लेयर करना, और गलती से कुछ छूट गया तो FBR का नोटिस और बैंक अकाउंट फ्रीज। अब एक 21 साल का लड़का जिसने मुश्किल से हर महीने 20,000 रुपए कमाना शुरू किया है, वो क्या पहले माइक खरीदेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या वो एडिटिंग सीखे या टैक्स रूल? और जो कभी कैमरा देखकर मोटिवेट होता था, वो अब मोबाइल स्क्रीन देखकर एंजाइटी फील करता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में एक नई जनरेशन डिजिटली डीमोटिवेटेड हो गई है। जहां भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में यूट्यूब को एक करियर अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में अब ये एक जोखिम भरा रास्ता बन गया है। इसका असर सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं, देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जो लोग एक्सपोर्ट बेस्ड फ्रीलांसिंग कर सकते थे, वो अब बंद हो गए हैं। जिनकी वजह से फॉरेन रेमिटेंस आ सकती थी, वो सिस्टम से बाहर हो गए। जो यूथ सरकार से कुछ नहीं मांगते थे, सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म बनाते थे, अब वो भी उदास हैं, हारे हुए हैं और सिस्टम से कट चुके हैं। अब सोचिए, जब एक सरकार अपने सबसे मेहनती, सबसे सेल्फ रिलायंट यूथ को ही हतोत्साहित करने लगे, तो फिर देश की उम्मीद किससे बचेगी? क्योंकि जिस देश में पढ़े लिखे, टेक सेवी लोग यूट्यूब से डरने लगे, वो देश फिर एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करेगा बेरोजगारी। और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक आर्थिक नीति है या फिर एक राजनीतिक और मानसिक दमन है, जहां युवा खुद अपने सपनों से पीछे हटने लगे? जब एक देश की सरकार डिजिटल टैक्स को लेकर इतनी आक्रामक हो जाए कि हर क्रिएटर, हर ट्रांजैक्शन और हर वीडियो पर नजर रखे, तो अगला निशाना कौन होता है? बड़ी टेक कंपनियां। और पाकिस्तान अब ठीक वही कर रहा है। पाकिस्तान की FBR और PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी,
ने अब गूगल, यूट्यूब, मेटा और फाइवर जैसी कंपनियों को स्थानीय कानूनों के अनुसार टैक्स और डेटा रिपोर्टिंग का नोटिस देना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये कंपनियां यूजर डाटा पाकिस्तान में स्टोर करें, सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल पाकिस्तानी अथॉरिटीज को दें और स्थानीय ऑफिस खोलें जहां से इन पर सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। अब ये सुनने में तो ठीक लगता है, सारे नियम सब पर बराबर होने चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ये कंपनियां पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही, ये सिर्फ इंटरनेट के जरिए सेवाएं दे रही हैं। यूट्यूब पर वीडियो होस्ट करना, फाइवर पर काम करवाना या फेसबुक पर ऐड चलाना। लेकिन अब जब इनसे कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में काम करना है तो पाकिस्तान में फिजिकल दफ्तर खोलो, टैक्स भरो और हर रेवेन्यू का हिस्सा दो, तो सवाल यह है, क्या ये कंपनियां इतना निवेश करेंगी? उस देश में जहां इंटरनेट बैन हो सकता है, बिना चेतावनी के यूट्यूब कई बार पूरे के पूरे देश में ब्लॉक किया गया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर 6 महीने में एक नई सरकार पैदा करती है और करेंसी इतनी गिर चुकी है कि $1 के बदले 350 रुपये मिलते हैं। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2022 में गूगल ने पाकिस्तान में एड्स का ऑप्शन सीमित कर दिया था। फेसबुक ने पाकिस्तान ओरिजिन वाले एड्स को कई बार डिसअप्रूव किया और फाइवर ने बहुत से पाकिस्तानी अकाउंट्स को ऑडिट के नाम पर सस्पेंड किया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल और लीगल इंस्टेबिलिटी के कारण कंपनियों का भरोसा टूट चुका है। तो सोचिए, जब कोई बड़ी कंपनी ये देखती है कि उन्हें हर साल टैक्स बदलने वाली सरकारों से डील करना है, बिना किसी नोटिस के उनका सर्वर ब्लॉक हो सकता है और उन्हें हर पाकिस्तानी यूजर का डेटा सरकार को देना है, तो वो क्या सोचती है? बिजनेस करो या सर्वेलेंस एजेंसी बनो? अब दुनिया में कंपटीशन बहुत बड़ा है। अगर फाइवर चला जाता है तो अपवर्क है, अगर यूट्यूब परेशानी झेलेगा तो शॉर्ट्स या टिकटॉक फायदा उठा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तानी यूथ का, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कट जाएगा। इसलिए यह सवाल सिर्फ टेक कंपनीज का नहीं है, यह सवाल है कि क्या पाकिस्तान एक डिजिटल इकोनॉमी बन पाएगा या नहीं। क्योंकि आज डिजिटल टैक्स सिर्फ क्रिएटर्स नहीं, बल्कि पूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने और उलझाने का तरीका बन चुका है। और इससे जुड़ी है सबसे खतरनाक चीज, चैप्टर 6, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये डिजिटल टैक्स फ्री स्पीच की आजादी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की न्यूट्रल पॉलिसीज और एक्सप्रेशन के अधिकार को जड़ से हिलाने का काम कर रहा है। किसी देश पर सैन्य शासन थोपना अब पुराने जमाने की बात हो चुकी है। आज का जमाना है सॉफ्ट सेंसरशिप का, जहां बंदूक की जगह टैक्स होता है, गोलियों की जगह कानून और जेल की जगह डिजिटल ब्लैकलिस्टिंग। पाकिस्तान में आज जो हो रहा है वो असल में एक डिजिटल मार्शल लॉ है, जिसमें इंटरनेट पर हर गतिविधि को सरकार ने निगरानी में लिया हुआ है। अब सिर्फ टीवी चैनल नहीं रोके जाते, बल्कि यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज किए जाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट शैडो बैन कर दिए जाते हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग्स गायब कर दिए जाते हैं और इंटरनेट बैंडविड्थ को सिलेक्टिव तरीके से स्लो किया जाता है। अब आप सोचिए, जब किसी देश में इंटरनेट खुद एक पॉलिटिकल टूल बन जाए तो फिर डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि आज के समय में यह है लोगों की आवाज, सूचना का सबसे बड़ा जरिया और शासन के खिलाफ खड़े होने का लोकतांत्रिक हथियार। लेकिन जब यही प्लेटफॉर्म सरकार के रेगुलेटरी कंट्रोल में आ जाएं, तो फिर यूजर क्या देखेगा? ये एल्गोरिदम नहीं, सरकार तय करेगी। और यही हो रहा है पाकिस्तान में। अब समझिए कि ये डिजिटल मार्शल लॉ कैसे काम करता है। स्टेप 1, कानून का डर फैलाओ। हर क्रिएटर को एफबीआर से नोटिस भेजो, लाइसेंस की मांग करो, फॉर्म भरवाओ, ताकि 50% लोग तो डर के खुद ही हट जाएं। स्टेप 2, प्लेटफॉर्म पर दबाव डालो। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल से कहो, अगर पाकिस्तान में काम करना है तो सरकार की बात मानो, न मानो तो ब्लॉक। स्टेप 3, जनता को लिमिटेड इंटरनेट दो, मोबाइल डाटा की स्पीड गिरा दो, सोशल मीडिया एप्स में एरर लाओ, ताकि लोग फ्रस्ट्रेशन में खुद ही लॉग आउट कर जाएं। अब जरा इस सब पर गौर कीजिए। ये सेंसरशिप है, बिना सेंसर बोले हुए। ये इमरजेंसी है, बिना राष्ट्रपति आदेश के। और ये मार्शल लॉ है, बिना टैंक और सैनिकों के। अब पाकिस्तान का एक आम नागरिक यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखना चाहता है, पर वहां बफरिंग है। ट्विटर पर ट्रेंड चलाना चाहता है, पर हैशटैग दिखता ही नहीं। फेसबुक पर एड्स चलाना चाहता है, पर मेटा की पॉलिसीज हर बार बदल रही हैं क्योंकि सरकार को कुछ आपत्तिजनक लगा। अब सवाल यह है कि क्या ये सब सुरक्षा के नाम पर हो रहा है, या ये सब सत्ता बनाए रखने के नाम पर? क्योंकि जहां सरकार तय करे कि इंटरनेट पर कौन बोल सकता है और कब, तो वो देश लोकतंत्र नहीं, एक डिजिटल डिक्टेटरशिप बन जाता है। और यही है आज का पाकिस्तान, जहां डिजिटल स्पेस को आयरन फिस्टेड रूल से कंट्रोल किया जा रहा है।
जहां कैमरा उठाना एक खतरा है और सच बोलना देशद्रोह। अब अगला अध्याय एक बहुत गंभीर विषय पर होगा, जहां हम देखेंगे कि इस सब का असर पाकिस्तान के ग्लोबल इमेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डिजिटल फ्यूचर पर कैसे पड़ रहा है। कल्पना कीजिए, आप दुनिया की किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ हैं। आपको तय करना है कि अगला डेटा सेंटर या बैक ऑफिस कहां खोलना है। आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक ऐसा देश जहां इंटरनेट खुला है, कानून स्थिर हैं और टैक्स नियम पारदर्शी हैं। दूसरा, ऐसा मुल्क जहां हर महीने नया टैक्स, हर हफ्ते नया नोटिस और हर दिन सोशल मीडिया पर बैन एंड बैन का खेल चलता है। तो क्या आप अपनी अरबों की पूंजी दूसरे विकल्प में डालेंगे? वैश्विक छवि पर सीधा हमला। बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग लगातार गिर रही है। फ्री स्पीच इंडेक्स में वह 30वें दशक की शुरुआत तक 50 के भी नीचे था। अब वह सूची में और फिसल गया है। कारण, सरकार का इंटरनेट नियंत्रण मॉडल। जब विदेशी पत्रकार ही खुलकर रिपोर्ट नहीं कर पा रहे तो निवेशक भरोसा कैसे करेंगे? विदेशी निवेश क्यों भाग रहा है? विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग आधा रह गया। टेक सेक्टर में तो गिरावट और भी तेज रही। कंपनियां कहती हैं डेटा लोकलाइजेशन, प्रोग्रेसिव टैक्स और अनिश्चित नीति, इन तीनों को एक साथ मैनेज नहीं किया जा सकता। गूगल क्लाउड ने तो 2022 में साफ कहा था, स्थिर नीतियां नहीं मिलेंगी तो हम केवल रीसेल पार्टनरों के भरोसे रहेंगे, डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाएंगे। डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम पर ताला कराची और लाहौर से निकलकर जो सैकड़ों स्टार्टअप ग्लोबल वीसी फंडिंग लाने लगे थे, अब उनके टर्म शीट होल्ड पर हैं। विवेकानंद कभी कहा करते थे, जो तुम सोच सकते हो वह तुम कर सकते हो। मगर यहां समस्या यह है कि सोचना तो आसान है, पर टैक्स नोटिस के डर से करना मुश्किल हो गया है। एक फिनटेक संस्थापक बताता है, हमें विदेश से डॉलर में निवेश मिल रहा था, अब बैंकों की क्लियरेंस में हफ्तों नहीं महीनों लगते हैं। इन्वेस्टर पूछता है, कहीं सरकार पैसा जब्त तो नहीं करेगी? हमारे पास कोई भरोसेमंद जवाब नहीं बचा। कटता वैश्विक नेटवर्क, बढ़ती आर्थिक तन्हाई, दुनिया फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रही है और पाकिस्तान अपने सबसे होनहार क्रिएटर्स पर टैक्स चाबुक चला रहा है। नतीजा, जो कोडर दुबई या सिंगापुर से रिमोट प्रोजेक्ट ले सकता था, वह अब फ्रीलांसर प्रोफाइल पर नॉन अवेलेबल लिख रहा है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, यह उस विदेशी मुद्रा का नुकसान है जो देश को पेट्रोलियम और दवा खरीदने में मदद कर सकती थी। भरोसा टूटा तो क्या बचेगा? एक बार किसी बाजार पर अस्थिर का ठप्पा लग गया तो उसे धोना बेहद मुश्किल होता है। 10 साल पहले मिस्र में अरब स्प्रिंग के बाद यही हुआ था। टेक इन्वेस्टमेंट ने लौटने में पूरा दशक ले लिया। पाकिस्तान भी उसी मोड़ पर खड़ा है। डिजिटल आजादी का गला घोंटकर कोई अर्थव्यवस्था दावा तो कर सकती है कि उसने रिवेन्यू बढ़ाया, मगर असल में उसने भविष्य गिरवी रख दिया। क्या यह बेरोक-टोक रफ्तार बदलेगी? सवाल उठता है। क्या कोई राहत पैकेज, कोई नई नीति या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश इस डिजिटल मार्शल लॉ को पलट सकता है? संभावना जरूर है, लेकिन तब तक नुकसान इतना हो जाएगा कि सैकड़ों स्टार्टअप केवल मिस्ड अपॉर्चुनिटी के केस स्टडी बनकर रह जाएंगे। और यही ट्रैजिक इरॉनी है, जो डिजिटल टैक्स सरकार को तात्कालिक पैसा दिलाने के लिए बनाया गया, वही टैक्स आगे चलकर विदेशी पूंजी, स्टार्टअप जॉब्स और नवाचार तीनों को भगा देगा। अब हम अगले अध्याय में देखेंगे कि इस निराशाजनक तस्वीर के बीच भी क्या कोई समाधान है। क्या कोई रोड मैप है जिससे पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी को पुनर्जीवित कर सकता है? हर संकट के अंदर एक अवसर छिपा होता है और पाकिस्तान का डिजिटल संकट भी अगर समझदारी से संभाला जाए तो उसे आर्थिक पुनर्जीवन का रास्ता दिखा सकता है। समाधान टैक्स नहीं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ। डिजिटल टैक्स लगाना गलत नहीं है, लेकिन बिना सिस्टम के, बिना रोड मैप के टैक्स थोप देना आत्मघाती है। पाकिस्तान को सबसे पहले एक सिंगल विंडो डिजिटल टैक्स पोर्टल बनाना होगा, जहां यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर, स्टार्टअप सभी आसानी से रजिस्टर कर सकें और खुद ईमानदारी से टैक्स दे सकें। कोई इंस्पेक्टर नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई डरा धमकाकर वसूली नहीं। उदाहरण, भारत में जीएसटीएन पोर्टल और फ्रीलांसर्स के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जहां आय के हिसाब से एक तय रेट पर टैक्स लिया जाता है। समाधान 2, टेक कंपनियों को पार्टनर बनाओ। दुश्मन नहीं यूट्यूब, गूगल, फाइवर, फेसबुक, ये दुश्मन नहीं है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हजारों पाकिस्तानी युवाओं को घर बैठे कमाने का जरिया देते हैं। पाकिस्तान सरकार चाहे तो इन कंपनियों के साथ डेटा सेफ्टी एमओयू साइन कर सकती है। टेम्पलेट के तौर पर इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों की नीति अपना सकती है। और सबसे जरूरी, बिना सरकारी दखल के कंटेंट क्रिएटर्स को दुनिया से जुड़ने दे सकती है। समाधान 3, डिजिटल साक्षरता और कानून सुधार। डिजिटल टैक्स।
तब समझ में आता है जब जनता को पता हो कि आय कैसे डिक्लेयर करनी है, टैक्स स्लैब क्या हैं और क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान को स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू करनी होगी। साथ ही टैक्स लॉज को इतना सरल और स्पष्ट करना होगा कि एक यूट्यूबर भी समझ सके कि उसे क्या देना है और क्यों। समाधान 4, कंट्रोल नहीं, विश्वास का माहौल। अगर सरकार हर पोस्ट पर शक करेगी, हर चैनल पर नोटिस भेजेगी, हर फ्रीलांसर को विदेशी एजेंट मानेगी, तो कोई भी इन्वेस्टर या क्रिएटर नहीं बचेगा। जरूरत है ईज ऑफ डूइंग कंटेंट की, फास्ट ट्रैक फ्रीलांस पेमेंट, गेटवे स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे और क्रिएटर्स के लिए रिकॉग्निशन स्कीम्स, जैसे भारत ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, क्रिएटर इकोनॉमी रिपोर्ट्स एटसेट्रा से किया। समाधान 5, रीजनल कोलैबोरेशन से समाधान। पाकिस्तान अकेला नहीं है जो डिजिटल ट्रांजिशन झेल रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भी इसी रास्ते पर हैं। एक साउथ एशियन डिजिटल कोalition बनाई जा सकती है जिसमें शेयर्ड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, लो कॉस्ट इंटरनेट पॉलिसीज और रीजनल डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बन सके। इससे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ज्ञान दोनों से जुड़ सकेगा। निष्कर्ष, जहां एक ओर आजादी खतरे में है, वहीं दूसरी ओर एक मौका है नई दिशा देने का और नया विश्वास पैदा करने का। अगर पाकिस्तान की सरकार डिजिटल टैक्स को राजस्व वसूली का जरिया नहीं बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास की नींव माने, तो आज का संकट कल की सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है।